हेलो गाइस। पिछली क्लासेस में हम पॉलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। हमने पहले जो है शासन प्रणालियों के बारे में एक झलक सी देखी थी। आज उनको विस्तार में जानेंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि शासन प्रणालियाँ केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर डिसाइड हो सकती हैं, साथ ही शासन के अंगों के आपसी संबंधों के आधार पर भी डिसाइड हो सकती हैं। आज देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर यहाँ राज्य से तात्पर्य प्रांत यानी प्रोविंस से है। जो शुरुआत में हमने स्टेट देखा था पॉलिटी के सेंस में, बोला राज्य ना हो कि ये प्रोविंस है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस संबंधों के आधार पे शासन प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पहला देखा था हमने परिसंघात्मक यानी कन्फेडरेशन। परिसंघात्मक प्रणाली जो होती है, इनमें क्या होता है कि कुछ राज्य आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। एक केंद्र का निर्माण होता है। केंद्र को कुछ शक्तियाँ राज्यों द्वारा अपनी दे दी जाती हैं कि आप इस विषय पे आप निर्णय लीजिए। ठीक है, कुछ विषय राज्यों द्वारा केंद्र को सौंप दिए जाते हैं, जैसे कि विदेश हुआ, पूरे आपसी सारे स्टेट्स में संचार की बात हुई, मुद्रा के संबंध में कह सकते हैं। परिसंघात्मक के बारे में कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। मतलब कि जो राज्य हैं, ठीक है, जो प्रोविंसेस हैं, वो आपस में नहीं तोड़े जा सकते, पर जो कन्फेडरेशन है वो भंग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं शुरुआत कैसे होती है। देखिए, जब अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए रहते हैं वो आपस में एक समझौता करते हैं यूएसए में और कन्फेडरेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि शुरुआत में उनको अलग होने का अधिकार रहता है। पर जॉन मार्शल एक सुप्रीम कोर्ट जज हुए अमेरिका में, उन्होंने एक जजमेंट दिया। उसके बाद से राज्यों की अलग होने की शक्ति खत्म हो गई और वो कन्फेडरेशन फेडरेशन में बदल गया। ठीक है, जैसा अमेरिका आज हम देखते हैं। बाद में अन्य राज्य भी जुड़ते गए बीच में, 13 से 50 स्टेट्स हो गए हैं आज की डेट में। पर बहरहाल शुरुआत में 13 ही थे। ये शुरुआत यहाँ होती है, बाद में यूएसएसआर में दिखाई देता है। कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन भी उसी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, पर अभी यूरोपियन यूनियन नहीं है एक तरीके से कन्फेडरेशन। बहरहाल आगे देखें इसकी विशेषताओं के बारे में कि राज्य अधिक मजबूत होते हैं और केंद्र की शक्ति सीमित होती है, यानी कुछ विषय ही राज्यों द्वारा केंद्र को दिए जाते हैं तो उन्हीं विषय पर केंद्र निर्णय ले सकता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। न्यायपालिका यहाँ क्यों होनी चाहिए, ये देखिए, अगर आपने शक्तियों का बंटवारा करना है, कोई विवाद ना हो राज्यों के बीच में आपस में या केंद्र राज्यों के बीच में, तो एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका का होना जरूरी है, जो विभिन्न तथ्यों के आलोक में ये निर्णय ले सके कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो न्याय की स्थापना है तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, सर्वोच्च होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तीसरी बात ये समझौते का परिणाम होती है। ठीक है, राज्य आपस में समझौते करते हैं तब ये बनते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात कि अलग होने का अधिकार है। ठीक है, जो चीज़ कन्फेडरेशन को फेडरेशन से अलग बनाती है, परिसंघात्मक व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था से अलग बनाती है, वो यही है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कि राज्यों को अलग होने का अधिकार है। वो चाहें तो अलग हो सकते हैं। आइए, बहरहाल देखिए, वर्तमान में कहीं परिसंघात्मक व्यवस्था मौजूद नहीं है। ठीक है, जो दो व्यवस्थाएं मजबूत है अब उनको पढ़ते हैं। पहली चीज़ संघात्मक व्यवस्था, फेडरेशन। ठीक है, अविनाशी राज्य, अविनाशी संघ, यानी कि राज्य को भी नहीं खत्म किया जा सकता। ठीक है, जो स्टेट्स हैं उनके साइज घटाना, बढ़ाना, हाँ, समाप्त करना, किसी और में जोड़ देना, वो नहीं कर सकते। और ना ही संघ की समाप्ति होती, मतलब राज्य भी अलग नहीं हो सकते उनसे। कह दें कि अब जैसे कि अमेरिका में अब जाके कोई राज्य ये टेक्सास नहीं बोल सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ, अलग हो गया। ठीक है, और वैसे ही है। इसमें विशेषताएं क्या हैं कि केंद्र प्रांत समांतर होते हैं, यानी कि राज्य की अपनी शक्तियाँ होती हैं, हाँ, और दोनों के बीच शक्तियों का ऐसा बंटवारा होता है कि दोनों बराबर, एक तरीके से कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो बराबर ग्राउंड पे खड़े होते हैं, समांतर होते हैं दूसरे के। शक्तियों का स्पष्ट वितरण होता है। ठीक है, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास में, कुछ विषय राज्यों के पास में। जनरली सूचियों के माध्यम से बंटवारा किया जाता है। एक केंद्र सूची होगी, एक राज्य सूची होगी। ठीक है, जैसे भारत में ही है केंद्र, राज्य, समवर्ती और ये 3 सूचियाँ हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उनकी बात है, जो इन तीनों सूचियों में कहीं नहीं है। तीसरी बात, लेकिन संविधान होना जरूरी है। लेकिन संविधान होगा तो वो क्या करेगा कि बताएगा कि किसकी कहाँ शक्तियाँ खत्म होती हैं, कहाँ किसकी शुरू होती हैं, विभिन्न राज्यों के बीच में आपस में कहाँ शक्तियाँ, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा और राज्य और केंद्रों का अधिकार क्षेत्र क्या होगा।
ठीक है। तो ये लिखित रूप में होगा तो स्पष्ट होगी चीज़ें, ठीक है। न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, न्यायपालिका संविधान का निर्वचन करती है, पढ़ती है और देखती है कि कहीं कोई अपनी शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, आगे तो नहीं बढ़ रहा है। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता जरूरी है। 2 संविधान होते हैं सामान्यतः, ठीक है। एक केंद्र का संविधान होगा, ठीक है, केंद्र कुछ विषयों के लिए लिखेगा अपना संविधान जो उसके विषय होंगे और बाकी जो विषय राज्यों के पास हैं उस पर निर्णय राज्य लिया करेंगे, ठीक है, उस पर संविधान वो बनाएंगे अपना। 2 संविधान। एक दोहरी नागरिकता की बात होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब एक केंद्र की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई न्यूयॉर्क स्टेट का नागरिक है और वो प्लस अमेरिका का भी नागरिक है, ठीक है। मैं यहाँ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भारत प्योर सेंस में संघात्मक या फेडरेशन नहीं है। भारत में केंद्र संघात्मक और हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। 2 सदन की उपस्थिति होती है। 2 सदन क्यों? एक तो होता है लोकसभा टाइप जैसे अपने यहाँ है, हाँ, वहाँ पे कांग्रेस है, वो क्या करती है कि वो प्रतिनिधित्व करता है किसका? जनता का, आम जनमानस का, हाँ। और एक होता है राज्यसभा जैसे कि वहाँ सीनेट है, तो उसका काम क्या है? वो जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जनता का प्रतिनिधित्व करना ये लोकतंत्र की खासियत है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करना एक सदन में ये खासियत है फेडरेशन की, संघात्मक व्यवस्था की, ठीक है। 2 सदन होते हैं। साथ ही अवशिष्ट शक्तियाँ सामान्यतः राज्यों में होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब जो किसी सूची में नहीं लिखा है, न केंद्र में, न राज्य में, न समवर्ती सूची में, ऐसे विषय अवशिष्ट कहलाते हैं और सामान्यतः इन पर निर्णय लेने की शक्ति राज्यों में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं पहली बात तो विविधता को प्रश्रय मिलता है। देखिए, अगर एक बड़ा स्टेट है, ठीक है, कहीं कोई पहाड़ पे रह रहा है, कोई रेगिस्तान में रह रहा है, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो आप सबके बातों को अगर आपको वैल्यू देना है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अगर उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, ये मान लीजिए अगर राज्यों के पास निर्णय लेने की शक्ति है अपने, ठीक है, तो वो अपनी विशेषताओं के अनुकूल निर्णय लेंगे, हाँ, तो उनको वैल्यू मिलेगी उनकी निर्णयों में, कानूनों में, वहाँ की संस्कृति को। जैसे अगर राजस्थान में उन्होंने कोई कानून पास किया अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पे या अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पे, तो वो कि भाई उनकी विविधताओं को सम्मान मिल रहा है। ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट होता है, ठीक है, असम में या मणिपुर में मेघालय में, नागालैंड में, कहीं भी अपनी अपनी, चूँकि वहाँ पे ट्राइब्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएँ होती हैं, तो उसके आधार पे उन्हें भी कानून बनाने का अधिकार होगा अपने अनुकूल तो उनकी विविधता को। अगली चीज़, राष्ट्रीय एकता, चूँकि अलग होने का अधिकार नहीं है, सभी एक भारतीय नागरिकता से बंधे हुए हैं या एक निश्चित नागरिकता से बंधे हुए हैं अपने राष्ट्र की, तो एकता भी देखती हैं। प्लस स्थानीय स्वायत्तता का मिश्रण है, ठीक है, तो स्थानीय स्तर पे कानून बनाने का अधिकार है राज्य के स्तर पे, तो उनमें स्वायत्तता भी मिल जाती है, प्लस राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है, क्योंकि अलग होने का अधिकार नहीं है राज्यों को। अगला, स्थानीय प्रयोगों की सुविधा। अगर मान लीजिए किसी को कोई बड़ा निर्णय करना है, केंद्र को कुछ लेना है, तो उसके पास चूँकि वो स्थानीय स्तर पे कह सकता है कि भाई यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर स्टेट में आप जो है वो करिए, इसको ट्राई करिए, या किसी पर्टिकुलर स्टेट में चल रहे प्रयोगों को देख के अगर वो उसकी सफलता असफलता के आधार पर अन्य राज्य उससे प्रेरणा ले सकते हैं और उसको अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, ठीक है। अगर फेल हो गया तो नहीं बढ़ेगा आगे। आगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र की खास बात क्या होती है कि व्यक्ति को अपनी बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, अंतिम अधिकार। पर अगर वो निर्णय प्रक्रिया जितनी व्यक्ति से दूर जाती जाएगी, समझ रहे हैं, अगर प्रतिनिधि बहुत ही, अगर वो प्रतिनिधि 1 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है तो वो आपके वोट को वैल्यू कम देगा। अगर वो 1000 लोगों का प्रतिनिधि है तो सीधी सी बात है आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, आप 1 in 1000 हैं। और अगर वो आपका प्रतिनिधि 100 या 50 लोगों का है तो आप 1 in 50 हैं, समझ रहे हैं ना, आपकी शेयर बढ़ता जा रहा है, 2% है या 1% है, हाँ, तो आप कितने बड़े शेयर होल्डर हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर राज्यों तक या फिर पंचायतों तक, जैसा हो गया है ग्राम सभाओं तक, शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है, शक्ति का अगर विकेंद्रीकरण हो रहा है तो ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र पहुंचता है, हर व्यक्ति को अपनी कीमत का अंदाज़ा होता है, उसको अपनी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी दिखती है, राष्ट्र निर्माण में योगदान समझ में आता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण होता है, ये भी हमने समझा
कि विकेंद्रीकरण का फ़ायदा क्या है कि सीधी सी बात है, अगर निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति केंद्रीकृत रहेगा तो गलतियां होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, व्यक्ति के तानाशाह होने की संभावनाएं अलग होती हैं, ठीक ज़्यादा होती हैं। पर अगर शक्तियों का बंटवारा है, कई लोग हैं, सबके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं, तो व्यक्ति बहकेगा नहीं, अन्य संस्थाएं जो होंगी वो उस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगी। तो इसीलिए विकेंद्रीकरण एक बेहतर चीज़ मानी जाती है। फिर योजना का जो निर्माण होगा वो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए केंद्रीकृत व्यवस्था है, राजा ने बोल दिया कि सबको जो है स्वेटर पहनना है, ठंडी आ गई है, पर भाई मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे रह रहा है, हाँ, जहाँ पे गर्मी हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई समुद्र के किनारे है और वहाँ पे उमस सी हो रही है। अब मुंबई के लोग कई बार स्वेटर जैकेट नहीं ज़रूरत महसूस होती, या समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को सर्दियों में भी, या जैसी सर्दी आप महसूस करेंगे पहाड़ों में। तो कुल मिला के कोई भी कानून होना चाहिए वो स्थानीय ज़रूरतों उन सब के अनुकूल होना चाहिए। तो स्थानीय आवश्यकता अनुरूप योजना निर्माण, ठीक। निगेटिव्स क्या क्या हैं? देखिए, अगर आप ज़्यादा स्टेट्स बनाएंगे, सबकी राजधानी बनाना, उतने मंत्री नियुक्त करना, दुनिया भर का तामझाम, प्रशासनिक ढांचा बहुत बढ़ जाता है, खर्च भी बढ़ जाता है। फिर कई लोगों के पास अधिकार हैं, विवाद भी आपस में बढ़ता है कि भाई हमारे लिए ये सही है, हमारे लिए वो सही है, सभी राज्य अपनी अपनी मांगें रखेंगे, तो आपस में विवाद की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। गतिरोध बढ़ जाता है। गतिरोध कैसे बढ़ता है? राज्य में मान लीजिए एक दल की सरकार एक ही, केंद्र में बी की सरकार है, तो कई बार ऐसा होता है कि केंद्र जो है उस तरीके से फंड नहीं रिलीज़ करता या कोई अड़चन डाल देता है। बहरहाल इस चक्कर में कई बार गतिरोध भी उत्पन्न हो जाता है, राजनीतिक गतिरोध। फिर कई बार क्षेत्रवाद की समस्याएं भी फैल जाती हैं। हाँ, कोई कहता है कि हमारे क्षेत्र में ये लोग नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने स्थानीय लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मराठा वोट हासिल करने के लिए स्थानीय विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उत्तर भारतीयों को निकालने भगाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको वोट मिल जाएगा कि यार सारी जॉब मराठास के लिए सिक्योर है, तो मराठा हमको वोट देंगे। तो क्षेत्रवाद तो गुमला के जन्म देता है। फिर असंतुलित विकास, कई बार ऐसा होगा कि आपने किसी ऐसी कोई स्टेट बना दिया जहाँ पे इनकम या राजस्व कम है, ठीक है। तो जब सरकार के पास पैसा कम आएगा तो क्या होगा भाई? मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान वाले क्षेत्र में हैं, तो वहाँ खेती हो नहीं रही है, और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी कम है, लोग भी कम रह रहे हैं, ठीक है। आपको बना दिया गया वहाँ का मुख्यमंत्री या कुछ भी, वहाँ की सरकार है, तो आपके पास इनकम बहुत कम है, तो आपके पास फिर पैसे खर्च कैसे करोगे? आप विकास कार्य कैसे करोगे? वहीं पे कोई मान लीजिए महाराष्ट्र या बम्बई जैसे जगहों को, जहाँ पे खतरनाक जनसंख्या घनत्व, सब पैसे कमाने वाले अंबानी वगैरह सब रह रहे हैं, अच्छा खासा इनकम टैक्स मिल रहा है, आप विकास करोगे, बढ़िया रोड बनाओगे, ये करोगे, तो इससे असंतुलित विकास की घटनाएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग ये देख लिया हमने संघात्मक शासन, अब देखते हैं एकात्मक शासन, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब समझ रहे हैं कि राज्यों का अस्तित्व अस्थायी नहीं है। अगर केंद्र चाहे वो राज्यों को ख़त्म कर सकती है, दो राज्यों को मिला के एक नया राज्य बना दे, या एक राज्य में से एक टुकड़ा निकाल के किसी और को दे दे, दूसरे को दे दे। कुल मिला के राज्य की स्टेबिलिटी केंद्र पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें विशेषताएं क्या हैं? केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब सारी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास रहती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दे, ठीक है। इससे प्रत्यायोजित विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कह सकते हैं कि मान लीजिए मैंने अपनी शक्तियाँ, मेरे पास हैं, सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं, अंतिम शक्ति मेरे ही पास है, पर मैंने कहा भाई इस चीज़ में तुम निर्णय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक घर है, परिवार में पिता ने कह दिया कि अच्छा ये सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं, लेकिन घर में मैट्रेस कौन सा आएगा इसके बारे में निर्णय लेने की, मैट्रेस तो दूसरी बात हो, टीवी कौन सी आएगी, बेटे को बोल दिया, छोटे वाले बेटे को, जाओ तुम निर्णय लो, तुम डिसाइड कर लो। अभी भी बाप वीटो कर सकते हैं, अंतिम शक्ति बाप के पास है, पर एक कुछ समय के लिए शक्ति बेटे को दे दी गई कि तुम डिसाइड कर लो कि टीवी कौन सी आएगी, इस तरीके से समझिए। तो शक्ति का प्रत्यायोजन संभव हो जाता है, ठीक है, पर अंतिम शक्ति केंद्र के ही पास है। फिर संसदीय सर्वोच्चता, ठीक है, वहाँ मैंने न्यायिक सर्वोच्चता देखा था, यहाँ पे हम संसदीय सर्वोच्चता देख रहे हैं, मतलब संसद के पास कैसा भी कानून बनाने का अधिकार है। क्यों? और न्यायालय की भूमिका फिर कुछ खास नहीं रह जाती यहाँ पे, ठीक है। सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? संसद ही, भाई देखिए उसको शक्ति कहीं बांटनी है नहीं, हाँ, तो उसका रोल सीमित, तो ऐसा कोई निर्वचन करना नहीं है केंद्र राज्य के बीच में, क्या बोलते हैं,
न्यायपालिका को, न्यायपालिका को, चूँकि अब न्यायपालिका की शक्ति सीमित हुई, ठीक है, आपके कार्य सीमित हो गए, शक्ति भी सीमित हो जाएंगी उस हिसाब से, तो संसदीय सर्वोच्चता बढ़ जाती है बहरहाल। फिर एकल नागरिकता की व्यवस्था होती है, आप केवल केंद्र के नागरिक होगे, राज्यों में ऐसा कुछ नहीं सुविधा होगी। एकल संविधान होता है, हाँ, केवल केंद्र का एक संविधान होगा, ठीक है। अब कुछ कुछ संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे लिखित संविधान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ एकात्मक राज्य हैं वहाँ पे है, पर इंग्लैंड जैसे वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। न्यायिक सर्वोच्चता हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और 2 सदन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वैसे मैंने बताया कि 2 सदन में 1 का रोल तो भाई राज्यों की ही, एक तो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पर जब चूँकि आपके यहाँ राज्य स्वतंत्र है ही नहीं, स्वायत्त है ही नहीं, तो फिर उनका प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है। पर फिर भी जैसे कि इंग्लैंड में है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स करके एक बना दिया है, तो वहाँ के लॉर्ड संविधाओं को खुश करने के लिए ऐसे ही, बाकी कुछ खास उनका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 2 सदन के मन मर्जी पर डिपेंड कर रहा है। बहरहाल इसके पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। देखिए, छोटे देशों में, ठीक है, समरूप देशों में, जैसे जो छोटे देश हैं, ठीक है, इतने बड़े देश हैं, आपस में यहाँ भी एक राज्य बना दोगे तो फिर क्या मतलब, मोहल्ले भर का स्टेट, तो क्या मतलब है उसका। एक ही जगह एक सेंटर से, एक केंद्र से ही शासन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई ऐसा देश हो जहाँ पे ये 4 खाने ये सारे एक ही जैसे हों, सब जो है पूरा मैदानी क्षेत्र हो, तो जो निर्णय, जो योजना बनेगी सब पे लागू हो सकती है, क्योंकि वैविध्य कम है, तो वहाँ के लिए उपयुक्त है। और क्या फ़ायदा है कि भाई जब इतना राजधानियाँ या इतना कुछ नहीं रहेंगे तो खर्च कम आएगा, प्रशासनिक ढांचा बनाने की जिम्मेदारी कम आएगी। फिर निर्णय एक ही जगह से हो जा रहे हैं, कई स्क्रूटनी से नहीं गुजर रहे, समय की बर्बादी कम होगी। और राज्यों के पास इतनी शक्ति रहेगी नहीं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, सब निर्णय केंद्र को ही लेना है, तो वो क्यों अलग करना चाहेगी। भाई केंद्र चाहेगा कि राज्य सारे उसके नियंत्रण में रहें और सब एक साथ रहें, तो एकता और अखंडता बना रहता है, ठीक है। इसके साथ ही केंद्र चाहेगा कि भाई सभी जगह विकास बराबर हो, ताकि कहीं विद्रोह ना हो, सभी लोग खुश रहें, और शक्ति, सारे पैसे, सारी संपत्ति केंद्र के पास ही है, तो कोशिश करेगा कि मोर और लेस सब में समरूप विकास हो। मान लीजिए मुंबई जैसा क्षेत्र है, वहाँ से ढेर सारा पैसा आ रहा है, तो वो पैसे को बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में, विदर्भ वाले क्षेत्रों में भी जो है भेज सकता है, वहाँ का भी विकास करेगा। बहरहाल नेगेटिव देखते हैं। शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, सीधी सी बात है। अगर शक्ति, जैसा मैंने पहले कहा, एक ही जगह एक ही संस्था में केंद्रित हो जाएगी, तो कई बार तानाशाही की संभावनाएं हो जाती हैं। फिर ये लोकतांत्रिक मूल्यों के थोड़ा सा विरुद्ध है। सरकार व्यक्ति की दूरी बढ़ जाती है ठीक है, यानी कि भाई मान लो एकात्मक शासन है और बहुत बड़ा स्टेट, तब एकात्मक शासन है, ठीक है। अभी वही ना, ये आपका जो प्रतिनिधि है वो 1 करोड़ में 1 वाली बात हो गई कि आप 1 करोड़ वोटर हो, तब में एक प्रतिनिधि चुना जा रहा है, तो फिर आपकी वैल्यू क्या ही रहेगी। अभी आप यहाँ स्टेट का एक रहता तो आप 10,000 पे ही मान लो एक प्रतिनिधि, तो आपकी वैल्यू थोड़ा 1/10,000 रहेगी। पर अब यहाँ सीधे ये वाला स्टेप जो है स्किप हो गया, अब सीधे 1/1 करोड़ वैल्यू है आपकी। तो कुल मिलाकर सरकार व्यक्ति की दूरी बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा रह नहीं जाती। खैर, स्थानीय समस्याओं पे ध्यान कम होगा, ऑब्वियस है भाई, केंद्र से निर्णय लिए जा रहे हैं तो स्थानीय समस्याएं क्या ही देखी जाएंगी। फिर लाल फीताशाही भी एक तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत लंबा स्टेप है, तो भले ही आपके पास क्या बोलते हैं वो नहीं है, अन्य वो नहीं है, पर निर्णय निर्माण करने की अगर शक्ति 1-2 व्यक्ति पर निर्भर है, तो यहाँ वाले ने कहा यहाँ एक अधिकारी, यहाँ अधिकारी, यहाँ अधिकारी, मान लो यहाँ पे केंद्र से निर्णय होने, ठीक है, यहाँ अधिकारी, यहाँ अधिकारी, यहाँ अधिकारी, उन्होंने कहा कि यार यहाँ निर्णय तो यहीं लेगा। आप गए इसके पास, इसने कहा मेरे पास नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये दो तो फाइल बढ़ाऊँगा। इसके पास गए, इसने कहा निर्णय तो मैं भी नहीं ले सकता ऊपर, लेकिन आगे फाइल बढ़ाऊँगा 1 लाख दो। तो आप फिर यहाँ गए, इसने कहा मैं भी नहीं लूँगा, मैं मंत्री से बात करूँगा, 10 लाख दो। तो यहाँ गए, मंत्री जी 1 करोड़ मांग रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि लाल फीताशाही प्लस भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही मतलब स्लो काम होना, रेड टेपिज्म, और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं इससे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, शासन प्रणालियों में आज हमने पढ़ लिया 3 को, किस आधार पे, केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पे। कल हम पढ़ेंगे शासन के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों के आधार पे जो शासन प्रणालियाँ हैं, कौन कौन सी, अध्यक्षीय और संसदीय, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।